अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके 2 से 3 आर्टिकल्स क्लियर करेंगे इन डिटेल। जिस तरीके से आपको पता है कि हम अब जो है जिस सेशन में चल रहे हैं, तो आज उसकी फ़र्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने बैरेक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखना है। बुक सामने है, आपने बुक्स उठा लेनी है, बुक को सामने रखना है। जिस तरीके से मैं पढ़ता जाऊँगा उस तरीके से आप भी उसको देखते जाएंगे किस तरीके से बैरेक को पढ़ा जाता है। इसके जो बेसिक वर्ड्स थे, इसका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि लॉ गेट के लिए, यानी कि जो आपके बैरेक्स हैं, उन बैरेक्स को जो पढ़ने के लिए जो एक स्टूडेंट को मुश्किलात आती हैं, वो मुश्किलात किस तरीके से हल होंगी, उन वर्ड्स के लिए मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम किसकी तरफ, कानून शहादत ऑर्डर की तरफ। अब जो हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर है, इसका करक्स क्या है? इसका अगर हम करक्स निकालें कि इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए गए हैं, उन आर्टिकल्स को सबसे पहले मैं लिखूंगा वन लाइनर के अंदर। आपको वो आर्टिकल्स बताऊंगा कि ये चैप्टर किसके साथ डील करता है, ये आर्टिकल किसके साथ डील करता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्लियर करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल 3 से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कानून शहादत ऑर्डर, ये कानून शहादत ऑर्डर आया 1984 में। ये रिपील किससे होता है? रिपील होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ईयर चेंज कर दिया जाता है और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, तो ईयर भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अगर इसके आर्टिकल्स की बात की जाए, पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल जाहिर सी बात है प्रिलिमिनरी। दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल जाहिर सी बात है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 किस चीज के साथ डील करता है? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस यानी कि कौन सा जो एक विटनेस है वो कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है। हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, इसके लिए वर्ड क्या याद रखना है? हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 जो है, आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल नंबर 69 तक का जो आपका चैप्टर है, ये है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर है। अब ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि गवाही किस चीज से मुताबिक होगी। फैक्ट क्या होता है? हकीकत। अब उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है वो है आपका रेस गिस्चाए। रेस गिस्चाए मतलब थिंग्स क्लोजली डन। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैंने केसर को वहां से रूम से भागते हुए देखा और रूम के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, तो ये क्या है? केसर का जो भागना है वो क्या है? वो थिंग्स क्लोजली डन है, वो क्या हो गया? उसको हम कहेंगे रेस गिस्चा है, ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 क्या है? आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बाद क्या होता है? चोरी होने के बाद मैं कहता हूँ कि चोर कैसा दिखता था, और वो पुलिस को ये कहता है कि मैं अगर उसको एक बार देख लूँ तो मैं ये बता दूंगा कि वो चोर किसके जैसा दिखता था, यानी वो चोर कौन सा था, ठीक है, सिर्फ एक बार मैं देख लूँ। तो जो पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है आइडेंटिफिकेशन करवाती है, यानी कि उधर के इलाके के जो भी लुच्चे लफंगे हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं और बताती पूछते हैं, हाँ भैया बताओ इसमें से कौन सा वो शख्स था। उसके बाद आ जाएं आप, हमारे पास आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 है प्ली। एक प्ली ऑफ एलिबाय। प्ली ऑफ एलिबाय का वर्ड का मतलब क्या है? एल्सवेयर। अब देखिए, मैं कहूं कि क्या तुमने चोरी की, या मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहूं कि केसर ने कल ये मर्डर किया। केसर कहता है मैं तो लिया में था, मैं तो अपने गांव गया हुआ था और मेरे पास ट्रांजैक्शन भी है, मेरे पास बस की टिकट भी है, मेरे पास सारा कुछ है, मेरे पास जो है सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये प्ली ले रहा है। क्या ले रहा है? ये प्ली ले रहा है। जब ये प्ली रेस करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ,
शिफ्ट हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि 12 सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पर, केसर पर। ठीक हो गया। वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, उस पे प्रोसिक्यूशन पे। उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 30। अब आर्टिकल नंबर 30 से लेके 36 तक क्या है, एडमिशंस। एडमिशंस, ठीक है। एडमिशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सिविल के अंदर होता है। अगर कोई शख्स एडमिट करे कि हमने क्या किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो एडमिशन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 37 से लेके 45 तक क्या है, आर्टिकल 37 से 45 तक है कन्फेशंस। कन्फेशन आर्टिकल 37 38 ये कहता है कि कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पुलिस और कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस इज नो कन्फेशन। ठीक है। अब जो वर्ड कन्फेशन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से ड्रा होगी, ये होगी केस लॉ से, लेकिन वो आपका अभी सिलेबस नहीं है, इस वजह से वो जुडिशरी में जब आप जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। फिर आर्टिकल 46 सब क्लास 1 है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन एक मरते हुए शख्स का बयान। मरता हुआ शख्स ये कहते कि मुझे जुलेद ने मारा है, तो ये क्या है, ये उसका बयान है, मरते हुए शख्स का बयान है। अब ये जो बयान दे रहा है ये क्या है, ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है। अ डाइंग पर्सन नेवर टेल अ लाई, तो ये चीज़ें ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं आप, नेक्स्ट जो है हमारे पास 48 से 52। 48 से 52, 48 से 52 सिंपली ये कहता है कि स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि वो स्टेटमेंट्स जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 53। 53 से 58 तक क्या है, 53 से 58 तक जो है हमारे पास वो ये कहता है कि हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि स्टेटमेंट का कितना हिस्सा साबित करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आ जाए 59 से लेके 65 तक क्या कहता है, 59 से 65 तक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स ने मर्डर किया और वहां पे चाकू भी था, वो शख्स कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर ये कहता है कि इसी ने मर्डर किया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा रही है। एक्सपर्ट ओपिनियन किस किस की ली जा सकती है, किस किस तरह ली जा सकती है, सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर आ जाए नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास कौन सा, 66 से लेके 69 तक, जो क्या कहता है, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। सिविल के अंदर कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं है, क्रिमिनल के अंदर कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं है, ये सारा हम किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर आ जाए आप किसके अंदर, 70 और 71। 70 और 71 क्या कहता है, जो हमारे पास आर्टिकल 70 और 71 है, ये कहता है ओरल एविडेंस की बात करता है, जिसके अंदर 70 ओरल एविडेंस की बात करेगा। 71 ये कहता है कि हेयर से एविडेंस क्या होता है, सुनी सुनाई बात, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। फिर आ जाते हैं हम 73, 74, 85 और 86। 73 74 ने ये बात की कि प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद आ जाए 90 से लेके 101 तक क्या है, प्रिजम्पशंस। यानी कि मफरूजे। और उसके बाद आ जाएं आप हमारे पास 111 से लेके 113, इसको हम कहते हैं फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड।
वो हकीकतें जिनको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है स्टॉपल। अब ये स्टॉपल क्या है, स्टॉपल 114 से लेके 116, आर्टिकल 114 से 116 स्टॉपल यानी कि टू स्टॉप समवन। कोई शख्स अगर डिक्लेयर करे कि मैं कहता हूं कि भाई ये प्रॉपर्टी में केसर अब्बास के नाम पे जो है उसको मैं गिफ्ट कर रहा हूं, बाद में मैं इस बात से मुकर नहीं सकता। जिस तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहता हूं मैं तुम्हें 500,000 रुपये ये दे रहा हूं और बाद में मैं उस बात से मुकर जाता हूं, तो वो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता सिविल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं आप, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है इसका, नेक्स्ट चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ। आर्टिकल 117 से लेके 119 तक क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, 12 सबूत कि कौन साबित करेगा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट साबित करती है कि इसने ये जुर्म किया है। फिर उसके बाद आ जाए एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है आर्टिकल 130 से ऑनवर्ड चलेगा। आर्टिकल 130 से ऑनवर्ड क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, गवाही किस तरीके से होगी। और जो 128 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 128 क्या कहता है, 128 ये कहता है लिजिटिमेसी, लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, के एक बच्चा कब लेजिटिमेट होगा, कब लेजिटिमेट नहीं होगा। ठीक है, ये भी इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के अंदर क्या होगा कि गवाही किस तरीके से उससे ली जाएगी। पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर होगा री एग्जामिनेशन, फिर होगा लीडिंग क्वेश्चंस, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 150 है, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। क्या एक जो हमारे पास पार्टी है, एक जो वकील है, वो अपनी पार्टी से सवाल कर सकता है, नहीं कर सकता, अपनी विटनेस से सवाल कर सकता है, नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसके बाद 151 क्या है, इम्पीचमेंट क्रेडिट ऑफ विटनेस। 151 भी इंपॉर्टेंट है, 155 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 164 भी इंपॉर्टेंट है, 166 भी। 164 क्या कहता है, 164 है मॉडर्न डिवाइसेस। 155 क्या है, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी। और 151 क्या है, 151 है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्रेडिट ऑफ विटनेस। ठीक है, और 166 जो है वो है रिपीलिंग क्लास। ये एक बोर्ड के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा कानूनी शहादत ऑर्डर का करक्स बता दिया कि कानूनी शहादत ऑर्डर का बेसिक जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ये एक बोर्ड के अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो बेशक पिक्चर ले लें। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जो हमारे पास कानूनी शहादत ऑर्डर है, कानूनी शहादत ऑर्डर है जो हमारे पास, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास हैं जिनको हम डेली बेसिस पे गो थ्रू करेंगे। अब देखें, कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर आज जो है हमने सिर्फ क्या करना है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसके जो कितने सेक्शन, 2 सेक्शंस हमने क्लियर करना है। अब इन 2 सेक्शंस के अंदर क्या क्या है, इन 2 सेक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाता है, एक तो आ जाता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, फिर दूसरा आ जाता है आपका इंटरप्रिटेशन। अब सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपको याद होनी चाहिए। जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, अब इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वो याद कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये रिपील किससे हुआ, किससे नहीं हुआ, ये याद कर लें। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अभी के अभी समझा देता हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1984। ठीक है, इस डेट को ये क्या हुआ, इसकी इन्फोर्समेंट हुई। फिर आ जाए सेक्शन नंबर 1 क्या है, प्रिलिमिनरी। और सेक्शन नंबर 2 जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज।
अब आर्टिकल, अच्छा अब सॉरी सेक्शन मुझे निकल गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स क्यों हैं, किस वजह से हैं, इसका कोई भी, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि आर्टिकल्स ही होंगे या सेक्शन से मिलकर आर्टिकल्स बने, बात गलत है। लेजिस्लेशन जिस कानून में चाहे आर्टिकल्स डाल सकती है, जिस कानून में चाहे आर्टिकल्स नहीं डाल सकती, जिस कानून में चाहे सेक्शन डाले, उनकी मर्जी है, ठीक है। अब सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसका क्या मतलब है? एक होता है शॉर्ट टाइटल और एक होता है लॉन्ग टाइटल। एक कानून है जिसका टाइटल बहुत ही बड़ा है, ठीक है, रिफॉर्मेटरी स्कूल ट्रेसपास एक्ट, ये कोई बड़ा नाम बन गया, ठीक है। तो जिसका नाम बहुत बड़ा होगा उसको हम कहेंगे लॉन्ग टाइटल, जिसका नाम छोटा होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट टाइटल। अच्छा, इसका नाम क्या है? कानून शहादत ऑर्डर 1984। अब ये कौन सा कानून है? ये है आपका प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ क्यों है? देखें, कानून या तो होता है आपका प्रोसीजरल लॉ या होता है आपका ये सब्सटेंटिव लॉ, या होगा सब्सटेंटिव या होगा प्रोसीजरल। आपके लॉ गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीपीसी ही है जो कि सब्सटेंटिव लॉ है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? जो मेजर एक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोसीजरल लॉ हैं। ये चीज याद रख लीजिए। अब आर्टिकल 1 कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है, ये एक क्या है? ये एक जनरल लॉ है। इट इज एन जनरल लॉ। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और जनरल लॉ के लिए आपने वर्ड याद रखनी है कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि मिसाल के तौर पे अगर कोई स्पेशल लॉ है, अगर कोई जो है कोई और कानून बनाया गया तो वो जनरल लॉ के ऊपर सुपरसीड करेगा या नहीं। तो देखें, जितने भी जनरल लॉ है, जितने भी स्पेशल लॉज हैं, वो सारे के सारे सुपरसीड कर जाते हैं किस पर? आपके जो भी आपके जनरल लॉज हैं उनके ऊपर सुपरसीड कर जाएंगे। कानून शहादत ऑर्डर क्या है? जनरल लॉ है। सीपीसी जनरल लॉ है, पीपीसी जनरल लॉ है, सीआरपीसी जनरल लॉ है। अगर कोई स्पेशल लॉ आएगा जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया तो फिर वो कानून इसके ऊपर सुपरसीड कर जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, सो वेयर इट इज एप्लीकेबल, वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली मैटर्स। देखें, ये याद रख लें बस कि क्यूएसओ आर्बिट्रेशन पर, फैमिली मैटर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम मैटर्स पर क्यूएसओ एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद इसने ये कहा कि हमारे पास जो ट्राइब्यूनल हैं या फिर जो आपके कोज़ाई जुडिशल, जितने भी आपके जुडिशल मामला हैं, उन पर सब पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट शल कम एट वंस, यानी कि कानून एक बार ही वजूद में आया। अब सेक्शन नंबर 2। अच्छा, आप देखें, मैं आपको जिस कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, पहले क्या था? पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि सारे के सारे वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए क्यूएसओ के जो जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बैरेक्ट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वर्ड्स आपके माइंड के अंदर याद हो जाएं। जब वर्ड्स आपके माइंड के अंदर याद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको लॉ गेट में 90 मार्क्स ऑब्टेन करने से कोई भी रोक नहीं सकता। लॉ को, बैरेक्ट को जब हम पहली बार पढ़ते हैं यहाँ से गुजर जाता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बैठ जाता है, तीसरी बार बात समझ में आने लगती है, चौथी बार समझ में आ ही जाती है। अब कोर्ट वर्ड क्या है? कोर्ट के कोर्ट की डेफिनेशन क्या है? अब देखिए, कह रहा है कि कोर्ट इंक्लूड्स जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल अदर पर्सन्स इन कोर्ट। कह रहा है कि कोर्ट के अंदर जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं और जितने भी अथोराइज पर्सन्स हैं जो कोर्ट के अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे कोर्ट के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ड्रा करें तो जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक दरख्त है, उसके ऊपर कोई दिल बना हुआ है, या फिर एक दरख्त है उसके ऊपर एक जो है नाम लिखा है केसर अब्बास, ठीक है। अब केसर का नाम लिखा है एक दरख्त पे और नीचे कोई हार्ट टाइप कोई चीज़ बनी हुई है, तो ये दरख्त भी क्या है? ये दरख्त भी डॉक्यूमेंट ही है, ठीक हो गया।
अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएं आप, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड आ जाता है कि इलस्ट्रेशन। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन को भी हम समझते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या है। इलस्ट्रेशन देखें होती है वजाहत। जब आपको बैरेक्ट के एक सेक्शन से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन में ये लिखा है कि वर्ड प्रिंटेड, जो वर्ड प्रिंट हुआ है, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। कोई लिथोग्राफ है, कोई फोटोग्राफ है, वो सारा का सारा क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। मैप प्लान आर डॉक्यूमेंट, के जो मैप है, जो प्लान है, वो क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। फिर कह रहा है कि आपकी जो इंस्पेक्शन मेंटल मेटल प्लेट, जो मेटल मैंने आपको ना मेटल की प्लेट है, उस पर अगर कोई चीज़ लिखी है वो भी डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद जो स्टोन है, पत्थर है, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन उस पर कोई एक चीज़ लिखी है तो वो भी डॉक्यूमेंट। अब उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कोर्ट के अंदर तो ला नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, फिर जो है उसकी पिक्चर ले ली जाएगी और कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ऑल अदर थिंग्स, जितने भी हमारे कोई भी ऐसी चीज़, दीवार है, एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ लिखी है, वो आपका डॉक्यूमेंट है। अब इसकी डेफिनेशन आपको पीपीसी के अंदर भी मिल जाएगी। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको क्यूएसओ के अंदर भी मिली, साथ ही साथ पीपीसी के अंदर भी मिल गई। ठीक हो गया। अब आ जाए आप नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। एविडेंस क्या होता है? कह रहे हैं कि जो आपका एविडेंस है, ये होगा ओरल या होगा डॉक्यूमेंट्री। अब ओरल एविडेंस की अलग से डेफिनेशन दी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अलग से डेफिनेशन दी। कह रहा है कि जो ओरल एविडेंस है, अब कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स, क्या कह रहा है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स, इसके लिए वर्ड याद रख लें, स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट्स, जिसको कोर्ट क्या करे, जिसको कोर्ट परमिट करे। ठीक है, और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, या फिर कोर्ट उसको रिक्वायर करे कि ये आप विटनेस के सामने लेके आओ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अब वर्ड्स में बार बार क्यों कह रहा हूं, रिलेशन ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, उसको हम कहेंगे ओरल एविडेंस, उसको हम क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरफ। अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम यूं कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कह रहे कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो क्या है, जिसकी इंस्पेक्शन रहती है, इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी हम बैरक को पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, इस तरीके से अगर हम लॉ गेट के पेपर तक पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि आपके 90 से कम मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जो वर्ड जहाँ पर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट के बारे में पूछा इसने कि ये जो आपका फैक्ट है, इसको अगर आप थोड़ा डिफाइन करें तो फैक्ट के बारे में उसने कुछ यूं कहा कि फैक्ट इंक्लूड्स, कि जो फैक्ट है, हकीकत है, इसके लिए उसने कहा कि प्रिसीव्ड बाय सेंसेस का वर्ड यूज किया, प्रिसीव्ड बाय सेंसेस। अब ये कह रहा है कि जो फैक्ट है, जो हकीकत है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि अगर कोई चीज़ सेंसेस के जरिए से महसूस की जा सके। वो शख्स नशे में था, रूम में आया और रूम के अंदर जो है शराब की बू फैल गई, तो ये एक हकीकत है। उसका रूम में आना, मेरा इस चीज़ को सूंघना, ठीक है, ये क्या है, फैक्ट, हकीकत है। इसको हम कहेंगे, इस तरीके से हम इसको एलोबरेट करें। उसके बाद एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन और कॉन्शियस। अब एक शख्स पागल है, अब रूम में वो आता है, वो पागल हो जैसी हरकतें करता है, तो मैं कहूँगा जैसे ही वो रूम में आया उसने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से हमें महसूस हुआ, हमने ये चीज़ एब्जॉर्ब की कि वो पागल है। उसके बाद ऑटोमेटिक टेलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के बारे में। और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्टिफाई करे किसी भी शख्स को। उसके बाद इलस्ट्रेशन, आ जाए दोबारा इलस्ट्रेशन की तरफ, दैट देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन द सर्टेन ऑर्डर इन द सर्टेन प्लेस, कि एक जगह पे एक चीज़ को अरेंज किया गया है, तो वो क्या है,
वो उसको हम फैक्ट कहते हैं। दैट द मैन हैड समथिंग, एक शख्स ने कोई चीज़ सुनी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दैट द मैन सेड सर्टन वर्ड्स, एक शख्स ने कुछ वर्ड्स कहे, तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद वन फैक्ट, एक है फैक्ट इन इशू और एक है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? फैक्ट इन इशू, उसके बाद है रेलेवेंट फैक्ट। अब ये रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है? देखें, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो कह रहा है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे रेलेवेंट के साथ, रेलेवेंट कब होगा, उसके साथ मेल कब खाएगा, व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जब एक फैक्ट दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इट प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, उसको हम कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ मेल खाएगा, जब एक बात दूसरे बात के साथ मिलती जुलती होगी, उसको हम क्या कहेंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट या फिर रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू, किसी का मर्डर हो गया, उसका मर्डर होना फैक्ट इन इशू है, ठीक है। किसी ने चोरी की, वो भी फैक्ट इन इशू है। किसी ने धमकी दी और अगले दिन उसकी मौत हो गई, ये भी फैक्ट इन इशू है। क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फॉर्म विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, कनेक्शन विद अदर फैक्ट, जो कि किसी और फैक्ट के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। द एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट नेचर और एक्सटेंड टू एनी राइट, लिबर्टी और डिसेबिलिटी असरटेन द डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज। कह रहे हैं कि एक शख्स है, उसने किसी को क्या कहा, उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगले दिन उसकी मौत हो गई, तो ये क्या है, ये कनेक्ट हो गया किसी फैक्ट के साथ, फैक्ट इन इशू के साथ, तो वो भी फैक्ट इन इशू है, और जो उसने धमकी दी वो भी फैक्ट इन इशू है। और बाद में वो उस चीज़ को डिनाई कर देता है, मैंने इसको कोई ऐसी धमकी नहीं दी, मैंने उसको नहीं मारा, तो ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 और इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे रिगार्डिंग क्यूएसओ से रिगार्डिंग आपके एमसीक्यूज बनते हैं और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी हैं मेरे पास, ठीक है, जो इससे रिलेट करते हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी चल रही है, हमने क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 से 22 या फिर जितनी भी क्लास के अंदर हो सके, ठीक है, 15 या 15 से 20 आर्टिकल्स या सेक्शंस हमने पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेना है, डेली वेब जनरेटेड मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद जब हम सारे के सारे लास्ट को पढ़ लेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, जो कि लागेट में मोस्ट रिपीटेड होते रहें, ठीक है। और कोशिश करें कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर आप बैरक की तरफ ही बैठें। ये ना हो कि मैं बैरक को खोल के बैठा, आप कहें सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर सुन लें, फिर आप ये लेक्चर सुनें, क्योंकि बैरक ही ऐसी चीज़ है जिससे आपका लॉ गेट का पेपर हल हो सकता है। बैरक को पढ़ें, बार बार पढ़ें, इलस्ट्रेशंस पढ़ें और एग्जाम्पल्स पढ़ें, और जो है आप क्या पढ़ें, बैरक की वर्डिंग को अपने दिमाग के अंदर याद करने की कोशिश करें, सेक्शंस को याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 90 मार्क्स ऑब्टेन ना कर सकें, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप करेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।